BeH2 हो चुका था आपका। ओके, नाउ BeH2 के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं हम लोग। BeH2 एग्जिस्ट एज अ BeH2 होल n, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। ओके, बिकॉज ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड होता है ना। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? अरे बेटा पॉलीमेरिक हाइड्राइड तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना। यस सर। चलो फिगर बना लेते हैं हम लोग। समझे कुछ बेटा? इस तरीके से फिगर होता है इसका, पॉलीमेरिक हाइड्राइड। क्लियर बेटा? अरे BeH2 का फिगर है ये। It is a polymeric hydride and it poses as a hydrogen bridge. ये आपका हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड होता है ना आपका, यहाँ से लेकर के लेट्स से दिस बॉन्ड, ये आपका कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड, और यू कैन से बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड। क्लियर है ना? नाउ हैव यू सीन, यहाँ पर देखो बेटा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है ना दोनों साइड पे। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो बेटा हाइड्रोजन इस, ये भी आपका सिंगल बॉन्ड, ये भी आपका सिंगल बॉन्ड। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। एक्चुअल में जो इसका फिगर होता है बेटा इस तरीके से होता है। यहाँ पर देखो जो आपका Be है, यहाँ पर देखो ये BeH2, सपोज ये लिख लिया मैंने BeH2, ये BeH2 का फिगर हो गया। ओके, यहाँ तक तो समझ में आया ना? नाउ जो दूसरा आपका BeH2 आता है, यहाँ पर इससे क्या होता है बेटा, डॉटेड बॉन्ड होते हैं, डॉट। ओके, एंड फिर यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड अटैच रहता है। समझे ना? फिर से आपका लेट से हाइड्रोजन आया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आया, यहाँ पर भी E आया, ये आपका डॉटेड बॉन्ड से अटैच रहते हैं, एंड ये आपके सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर ऑस्किलेशन समझते हो ना, वाइब्रेशन समझते हो, रेजोनेंस पढ़ा ना आप लोगों ने? पढ़ा कि नहीं पढ़ा रेजोनेंस? अरे बोलो बेटा। तो क्या होता है, इस बॉन्ड पे आपके दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ये दो इलेक्ट्रॉन ऑस्किलेट करते रहते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटा ऑस्किलेट करते रहते हैं। समझे? तो इसलिए इसको बोलते हैं, देखो अगर इस बनाना बॉन्ड के अंदर देखें हम लोग तो कितने सेंटर हैं, एक आपका बेरिलियम का सेंटर, एक आपका हाइड्रोजन का सेंटर, दूसरा आपका बेरिलियम का सेंटर। तो इसलिए इसको बोलेंगे थ्री सेंटर्ड, 3C का मतलब होता है थ्री सेंटर्ड डैश, 2E का मतलब होता है टू इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यही दोनों इलेक्ट्रॉन है जो घूमते रहते हैं पूरे थ्रू आउट द, इस पूरे सर्किल में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हाफ सर्किल में। समझे ना? तो इसलिए इसको बोलेंगे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड। समझे बेटा ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? अरे कुछ तो बोलो बेटा। चलो ओके, यस सर। सो ये हो गया। नाउ अभी इसका स्ट्रक्चर जो होता है बेटा नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर, यहाँ पर पॉइंट लिख लो पहले, स्ट्रक्चर आपका नॉन प्लेनर लिख लो।
नॉन प्लेनर मीनिंग ये है बेटा, जिसको मैं हाईलाइट करूं अभी देखो, एक इस बीई को देख लो, अभी इसमें देखो, इस बीई को देखो, इस बीई को देखो, एंड इस हाइड्रोजन को देखो, इस हाइड्रोजन को देखो, और इस हाइड्रोजन को देखो, एंड इस हाइड्रोजन को देखो। ये क्या होते हैं बेटा, सपोज मैंने ये आपके क्या है बेटा, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में मीन्स इस तरीके से समझो कि अगर मैं बोलूं आपके हाथ है आपका, ओके, इस तरीके से आपका हाथ है, ये आपका प्लेन है, ओके, यहाँ पर बीई है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। समझे बेटा, अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं, इस बी को ले लो मैंने, यहाँ पर एक बी है, एक आपका ये है, एक ये है, एक ये है। क्लियर है बेटा, इस तरीके से है। तो जो नेक्स्ट आपका बी आने वाला है, जो नेक्स्ट बी है, ये वाला फिगर होगा, ये जो आपका पूरा कंपाउंड होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसके एक नीचे होगा, एक इसके ऊपर होगा। समझे बेटा, एक इसके पूरा नीचे और एक इसके ऊपर, समझे। जस्ट लाइक मेरा हैंड है, अगर मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाऊं फॉर एग्जांपल, रुको, हाँ मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से देखो, ये आपका हाथ है ना ऑल ऑफ यू, ये मेरा हाथ है, यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर इस हाथ में, इस हाथ में यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपके चारों हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से आपके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें आपका जो दूसरा बी वाला मॉलिक्यूल होगा वो इसके ऊपर होगा, तीसरा इसके नीचे होगा, और ये आपका प्लेन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। समझे, स्ट्रक्चर आपका नॉन प्लेनर, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करते, परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया बेटा, स्ट्रक्चर आपका नॉन प्लेनर, क्लियर है ना, समझे। नाउ टेल मी, अगर मैं बोलूं स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, BeH2 है, MgH2 है, CaH2, SrH2, BaH2, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑलरेडी इतनी बार बताया मैंने, इसलिए मैं यहाँ पर ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कर लोगे ना बेटा। हाइड्राइड का स्टेबिलिटी, किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें, डाउन द ग्रुप जाने पर आपको क्या लिखना है, लिखना है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ओके। स्टेबिलिटी आपका इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है वो आपको लिखना है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड है आपका, अच्छा वेट, एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पर, increases ना डाउन द CaH2, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कल बताया मैंने इसको, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ कंपाउंड है, दैट यूज्ड, किस में यूज करते हैं बेटा, कल बताया ना किसके प्रोडक्शन में यूज करते हैं, CA, लार्ज स्केल फॉर प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस। समझे, इससे आपका H2 गैस बनता है। कैसे बनता है H2 गैस, एनी आइडिया बेटा किसी को। अरे बेटा हाइड्राइड से, आपका ये आपका हाइड्राइड है, इससे आपका H2 गैस बनाना है, कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से सिंपल वाटर नहीं से वाटर reaction। ऐड करेंगे। भूल गए क्या, सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराया था वाटर के साथ, प्योर हाइड्रोजन बनता है, कल भी मैंने सीट डिस्कशन में बताया, मैंने याद करो, बताया ना, ये रिएक्शन लिखा है ना Yes, sir. मैंने, Yes, sir. NaH वाटर से रिएक्शन क्या बनेगा, NaOH बनता है प्लस H2 Plus गैस बनती H2. है, ये लिखा है ना कल मैंने रिएक्शन, ओके। तो इसको थोड़ा सा तो याद करो, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका है रिएक्शन विथ हैलोजन।
हैलोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं हम लोग। रिएक्शन हैलोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ हैलोजन कंपाउंड फॉर्म कैसे होंगे, इस ग्रुप के हैलोजन कंपाउंड कैसे फॉर्म होंगे। अगर मैं लिख दूं इस ग्रुप के कंपाउंड को अगर हैलोजन बनाना है तो क्या मेटल डायरेक्टली हैलोजन से रिएक्शन करके हैलाइड बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं कि नहीं बेटा? यस सर। MX2 ओके, सो बेसिकली आपका मेटल X2 से रिएक्शन करके MX2 MX2 बनाता है। एक और टाइप का होता है अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कर दिया मैंने X2 का, हाँ इससे सॉरी मेटल का रिएक्शन कर दे हम लोग HX से, तब भी बनेगा हाँ MX और हाइड्रोजन भी रिलीज कर MX2 बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी। वेरी गुड। अगर इसका ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर दे हम लोग, वाटर बने वाटर बन MX2 जाएगा। वेरी गुड। MX2 प्लस वाटर। अगर ऑक्साइड की जगह मैंने आपका हाइड्रोक्साइड ले लिया, लेट्स से MOH होल ट्वाइस, तब क्या बनने वाला है? सेम MX सेम बनेगा। चलो अगर इसकी जगह मैंने कार्बोनेट ले लिया तब क्या बनने वाला है? MX2 प्लस MX2 plus H2 CO2 प्लस H2। CO2 प्लस H2। तो बेसिकली ये आपके हैलाइड बन गए, सब में आपका हैलाइड बन रहा है। क्लियर है ना? नाउ एक रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर Be का हैलाइड बनाना है, बेरिलियम का हैलाइड बनाना है, तो वो आपका तब मिलेगा जब आपको क्लोरीन गैस पास करनी पड़ती है बेरिलियम ऑक्साइड प्लस कोक के साथ। कोक समझते हो? carbon कोका कोला तो नहीं है ना? CO वेरी गुड। बेरिलियम ऑक्साइड कार्बन प्लस Cl2 गैस पास करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ आई थिंक 900 समथिंग केल्विन के आसपास होता है, 900 टू 1000 या 1100 टू समथिंग केल्विन, 900 टू 1100 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर रहेगा। आप 1000 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, गैस पास करते हैं, देन आपका कंपाउंड बनेगा Cl2 BeCl2 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है ना बेटा? नाउ अगर मैं बोलूं आपके कंपाउंड फॉर्म हो गए, सपोज चलो लिख लेते हैं कंपाउंड आपके, BeCl2 है, MgCl2 है, CaCl2 है, SrCl2 है एंड BaCl2 है। नाउ टेल मी इसमें से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा और आयनिक कैरेक्टर किसका होगा? covalent BeCl2 BeCl2 का कोवैलेंट BeCl2 कोवेलेंट कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ पर इसके सामने लिखना आपका कोवेलेंट कैरेक्टर्स एंड रिमेनिंग BaC बाकी के सारे आयनिक। ionic वेरी गुड आयनिक। ओके, एक पॉइंट याद रखना यहाँ पर, जो आपका मैग्नीशियम होता है Mg क्लोराइड, कंपाउंड्स ऑफ हैलाइड्स ऑफ Mg, यहाँ पर लिख लेना, इसको मैं लिख देता हूँ कलर, हैलाइड्स ऑफ Mg बोथ कैन बी, बोथ मतलब covalent and ionic आयनिक कोवेलेंट एंड
आयनिक, याद रहेगा, बाकी सारे आयनिक हैं। क्लियर है बेटा? और जो आपका बेरिलियम का है वो तो प्योरली आपका कोवेलेंट होगा। ओके, पॉइंट इज क्लियर ना? ना अगर मैं बोलूं आयनिक कंपाउंड है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. चलो तो सॉल्युबिलिटी छोड़ो अभी, आप एक पॉइंट देखो पहले। सॉल्युबिलिटी हाँ बताता हूं मैं, कि अगर BeF2 है, BeF2 आपका हाईली सॉल्युबल कंपाउंड है। BeF2 आपका हाईली सॉल्युबल कंपाउंड है, बिकॉज बिकॉज इसकी जो सॉल्युबल हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना, ड्यू टू इट्स हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू द लैटिस एनर्जी, इसलिए BeF2 आपका सॉल्युबल होगा। मैं BeF2 की बात कर रहा हूँ, मैं पॉइंट बना के उसको लिखाता हूँ। उससे पहले आप देखो स्ट्रक्चर देखो, BeCl2 की बात करें तो BeCl2 का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर हेडिंग लिख लो, स्ट्रक्चर of BeCl2। BeCl2 का स्ट्रक्चर आपका कोवेलेंट है बेटा, तो कोवेलेंट किसकी तरीके से एग्जिस्ट करता है, और आप लोग जानते हो, लाइक आपका Be है, Cl यहाँ पर है, Cl यहाँ पर, फिर से आपका Be है, Cl Cl Be Cl Cl, यहाँ पर आपके कंपाउंड बनेंगे, लाइक ये तो आपके इससे अटैच्ड हैं। सर कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है BeCl2? एक सेकंड में बताता हूँ। BeCl2 तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस फेम, गैस फेज मतलब वेपर फेज, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है BeCl2। डाइमर फॉर्म में या मोनोमर फॉर्म में? ये अच्छा फॉर्म इसमें BeCl2 डाइमर भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर लिख लो BeCl2 दैट कैन बी डाइमर, कैन बी मोनोमर और कैन बी पॉलीमर। ओके, वेट में अभी बताता हूँ आपको किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अगर ये आपका पॉलीमर स्टेट में है और आपका सॉलिड स्टेट में होगा, पॉलीमर मतलब ज्यादा कंपाउंड होंगे तो सॉलिड स्टेट में ही बन जाएगा। ओके, तो इस केस में आपका जो कंपाउंड्स बनने वाला है, यहाँ पर इसका ये बॉन्ड यहाँ पर लगा है। ओके, इसमें कुछ डाउट फिगर में किसी को? BeCl2 ये फिगर है आपका नंबर 1, हेडिंग लिख लो सॉलिड स्टेट में। हमारा लेक्चर से बैठ। सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा? पॉलीमर। Poly. क्लियर है? इन द सेकेंड वन, सेकेंड है यहाँ पर लिखो, सेकेंड अगर मैं बात करूं वेपर फेस BeCl2, वेपर फेस में दैट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। समझे? डाइमर फॉर्म में क्या होता है बेटा, BeCl2 होल ट्वाइस, एंड यहाँ पर क्या होगा बेटा, BeCl2 होल n। क्लियर है? ना इसका देखो डाइमर फॉर्म का स्ट्रक्चर देखो, डाइमर फॉर्म वेपर फॉर्म में अगर मैं बोलूं, वेपर फॉर्म में तब होता है बेटा जब अगर इसका टेम्परेचर, जो इसका टेम्परेचर होता है आई थिंक 1200 केल्विन के आसपास होता है। लेस देन 1200 केल्विन में ये अलग एग्जिस्ट करता है, एंड ग्रेटर देन 1200 केल्विन में अलग एग्जिस्ट करता है। ओके, अगर मैं ग्रेटर देन 1200 केल्विन करूं मैं, सॉरी हाँ ग्रेटर लेस देन कर लो पहले, चलो 1200 केल्विन में, तब ये आपका इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, Cl है, Be है, Cl Cl Be Cl। समझे बेटा? दिख रहा ना आपको सबको? इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। किस कब एग्जिस्ट करता है, जब आपका टेम्परेचर
लेस देन 1200 केल्विन होगा। क्लियर है ना? अगर टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन 1200 केल्विन आ गया, देन आपका एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट होगा, ये आपका मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लाइक Cl BeCl, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। दैट इज डाइमर फॉर्म, दैट इज मोनोमर फॉर्म। शिव प्रसाद क्लियर? क्लियर है ना? यस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर मैं बोलूं जो BeF2 वाला पॉइंट है आपका, पॉइंट ऑफ BeF2। BeF2 वाला पॉइंट क्या है? BeF2 आपका हाईली सॉल्युबल इन वाटर। आप क्या लिखोगे? हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में आपका हाईली सॉल्युबल है, बिकॉज अगर मैं बोलूं अदर फ्लोराइड की बात करूं, यहाँ पर अदर फ्लोराइड ऑफ अदर मेटल्स लाइक बेरिलियम की अदर फ्लोराइड्स, अदर मेटल के फ्लोराइड्स की बात करूं, देन दे आर लेस सॉल्युबल। ये क्यों सॉल्युबल होगा बेटा? बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रेशन एनर्जी, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज वेरी हाई इन कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आपका सॉल्युबल है। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपकी बात करूं कैल्शियम फ्लोराइड की बात करूं, अदर हैलाइड है ना, तो बेरिलियम की बात, कैल्शियम फ्लोराइड की बात करूं, तो कैल्शियम फ्लोराइड आपका क्या हो जाएगा बेटा? लेस सॉल्युबल। लेस सॉल्युबल होगा, बिकॉज वहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है इतनी ज्यादा हाई नहीं होगी जितनी आपकी बेरियम फ्लोराइड की लिए होती है। ओके, सो कैल्शियम फ्लोराइड इज लेस सॉल्युबल देन BeF2। रीजन आपका हाइड्रेशन एनर्जी रख लेना। क्लियर है ना बेटा? समझे ना? पॉइंट क्लियर हुआ ना? चलो, तो अगर मैं बात करूं जो सॉल्युबिलिटी है डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो रही है बेटा। Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अच्छा नाइट्रेट, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ क्या आपका? रिएक्शन विथ नाइट्रोजन हुआ? नहीं। नहीं हुआ ना, तो नाइट्राइड नहीं हुआ, नाइट्रेट हुआ आपका? नाइट्रेट। No, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप यहाँ पर, पहले कार्बोनेट कर लो आपको। ओके, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। क्लियर है बेटा? बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं जानने के लिए लिख दूं, बाइकार्बोनेट को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, MHCO3 twice. ट्वाइस। ओके, एंड कार्बोनेट क्या होता है बेटा? MCO3। ओके, कंप्लीट करता हूँ शिव प्रसाद इसके बाद। ओके, नाउ अगर मैं बोलूं MHCO3 है बेटा, दे आर नोन एज ए सॉल्यूशन ओनली, बिकॉज बाइकार्बोनेट तो बेटा सॉल्युबल होते हैं ना मैग्नीशियम कैल्शियम के, याद करो बताया था ना कुछ। Yes, sir. ओके, क्लियर है ना?
चलो, अगर बाइकार्बोनेट आपको पता है किस तरीके से फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन का अगर लिखाना पड़ेगा क्या, फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं। बाइकार्बोनेट को हीट कर दोगे बेटा तो आपके क्या बन जाएंगे, कार्बोनेट, कार्बन बन कार्बोनेट, जाएंगे। प्लस आपका क्या होगा साथ में, CO2 गैस निकलेगी, CO2 प्लस और वाटर। निकलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हमने रिवर्स रिएक्शन करा दी उसी को तो आपका बाइकार्बोनेट बन जाएंगे, समझे। सेम रिएक्शन होती है ना। यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिखा रहा हूँ मैं आपका, यहाँ पर लिखो डायरेक्टली बाइकार्बोनेट, M लिख लो, आप रिएक्शन ही लिख लो पहले, एक MHCO3 होल ट्वाइस, इसको अगर मैं हीट करूंगा तो MCO3 बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस आपका H2 गैस बनेगा। ये क्लियर होगा आई थिंक। so, चलो नेक्स्ट कंपाउंड है नेक्स्ट कंपाउंड BeCO3 MgCO3। ओके, इधर तो कम खत्म ही हो चुका। ओके, लाइक CaCO3, फिर इसके नीचे आपका SrCO3 है, BaCO3। ओके, इसके नीचे। ओके, नाउ डाउन द ग्रुप जाने पर बताओ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल स्टेबिलिटी बता दो आप। इंक्रीज, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा बेटा। size of CO3 is greater. वेरी गुड। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ, मैं एक रीजन लिखता हूँ यहाँ पर, अगर आपको पसंद आए तो बताना, नहीं तो उसका नाम चेंज कर देंगे। पोलराइजेशन चलेगा ना, पोलराइजेशन चलेगा ना। अरे बेटा, ये आपका कैटायन होगा, ये आपका एनाइन होगा। जिनका साइज ज्यादा होगा तो अच्छे से कंपेयर कर लेंगे, जिनका साइज में इरेगुलर डिफरेंस होगा तो वो क्या होगी, उनकी सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी ना। हो गई कि नहीं होगी। Yes, sir. ये भूल गए क्या, मैंने इतना सर्कल बनाया था। जिनका सेम साइज होगा उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये सोचो कि कार्बोनेट का साइज बड़ा है, जो आपका CO3 है उसका साइज सोचो कि इतना बड़ा है, और Be का साइज छोटा है। तो जब ये Be बड़ा और Ca नेगेटिव करेंगे तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी ना बेटा। ओके, एंड डाउन द ग्रुप जाने पर वेरिलियम की साइज बढ़ रही है तो यहाँ पर इस इतना बड़ा सर्किल आएगा, तो इसकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो गई, तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, समझे ना, बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन। समझे बेटा, क्लियर है कि नहीं, बोलो। अरे बोलो बेटा ना। यस सर, चलो, अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी बेटा, डिक्रीज या इंक्रीज। इसी केस में सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीजेस। Decrease. क्यों होती है डिक्रीज, बेटा बताओ। लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। हाँ, लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, और कुछ रीजन है क्या। आयंस का साइज भी बहुत बड़ा। आयन का साइज, हाँ बोल सकते हैं। देखो इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप कि जो जस्ट लाइक आपका बेरिलियम कार्बोनेट है, ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये आपके क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। स्टार्टिंग में कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है आपकी। ये आपके इनसॉल्युबल है ना,
तो ये ज्यादा सॉलिड, ये बिल्कुल भी इनसॉल्युबल है, मतलब ये आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो कार्बोनेट आपके सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज ये आपको कैसे आइडिया लगा, इसलिए एग्जिस्ट करते हैं, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का टेम्परेचर बेटा बहुत हाई होता है। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट की बात करूं, अगर किसी कार्बोनेट को मुझे डिकम्पोज करना है, लेट्स से बेरिलियम कार्बोनेट है, ये आपका इजिली डिकम्पोज हो जाएगा, बिकॉज क्यों हो जाएगा इजिली डिकम्पोज, इसके साइज बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत बड़ा है, ओके, ये इजिली डिकम्पोज हो जाएगा, अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये डिकम्पोज हो जाता है, ओके। बट वहीं अगर हम बात करें बेरियम कार्बोनेट की, ये आपका अराउंड 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास डिकम्पोज हो जाता है, समझे। तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए इनकी सॉलिबिलिटी में डिक्रीज है, ये अच्छा सॉलिड है, समझे कि नहीं बात। बेटा अच्छा सॉलिड है ये, तो ये बेटा पानी में घुलेगा ही नहीं इजिली, इसलिए इनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, समझे बेटा। ना हो अगर मैं बात करूं नाइट्रेट, सबके लिए अलग अलग रहता है क्या सॉल्युबिलिटी? किसका, हेलोजेंस के लिए, कार्बोनेट्स के लिए, सबके लिए अलग रहता है सबके क्या? लिए अलग अलग होता है सॉलिबिलिटी, इसलिए सॉलिबिलिटी अलग अलग होता है। और हेलोजन, हेलोजेंस में इंक्रीजेस होता है ना कौन सा हेलोजन में, डाउन द ग्रुप? हेलोजन में क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, तुम बताओ इंक्रीज होता है डिक्रीज होगा। हेलोजेंस का डाउन द ग्रुप जाने पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, अच्छा बताओ हेलोजेंस ही बताओ। सर क्योंकि LiF हम फर्स्ट 1A ग्रुप का देखे, LiF तो सॉल्युबल नहीं है ना। LiF सॉल्युबल नहीं है, हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 2 बेटा, LiF सॉल्युबल नहीं है, बट यहाँ पर ये BeF आपका सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल, LiF वहां पर इनसॉल्युबल था, यहाँ पर BeF2 आपका हाईली सॉल्युबल है, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं बेटा, सारा क्या बोलते हैं, दिमाग हिल जाता है इसमें। LiF आपका, क्यों LiF आपका वहां पर लेटिस एनर्जी ज्यादा थी, हाइड्रोजन एनर्जी कम थी, इसलिए LiF आपका क्या था, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। अभी वो लेटिस एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा कम, वो वैल्यू वाला पार्ट है, वो प्रैक्टिकल्स वाला पार्ट है, तो हम उसमें डेटा में तो जाएंगे नहीं कि उसकी कितनी होती कितनी नहीं होती, सिर्फ आपको ज्यादा याद करना है कि उसकी कम होती ज्यादा होती, बस इस तरीके से, तो वो आपका इनसॉल्युबल है। यहाँ पर VF2 आपका हाईली सॉल्युबल है, समझा ना। हाँ और सर। डाउन द ग्रुप जाने पर देखो CF2 आपका लेस सॉल्युबल हो रहा, तो मतलब हाइड्रोजन एनर्जी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि नहीं। हाँ सर। तो हम लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, डाउन। लिख सकते हैं ना हेलोजेंस में। यस। तो यहाँ पर लिख लेना आप सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप जाने पर। चलेगा अभी, क्लियर, क्लियर है ना बेटा। हेलोजन, हेलोजन हो गया आपका, कार्बोनेट हो गया, चलो अगर मैं बात करूं रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, हाँ नाइट्रोजन के साथ तो बता दिया मैंने आई थिंक, आपका S ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप में बताया था बेटा, बताया कि नहीं। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन क्या होता है, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन में आपका जो आपका मेटल है N2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, M3N2। M3N2 बनाएगा। एंड M3N2 अगर मैं बोलूं नाइट्राइड फॉर्मेशन का जो नेचर है, ईज ऑफ फॉर्मेशन, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप जाने पर, डिक्रीज। डिक्रीज, Decrease. वेरी गुड, डिक्रीज, बिकॉज सिर्फ आपका मैग्नीशियम ही फॉर्म करेगा और बेरिलियम ही फॉर्म करेगा, करेगा ना।
नाउ अगर एक और जो नॉर्मली मैं बताता हूँ, जब भी नाइट्राइट की बात आती है, आइड वाले टर्म्स की बात आती है, मैं हमेशा बताता हूँ MgN2 अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपका? NH3. NH3 गैस। वेरी गुड। ये आपको याद ही करना है जैसे मैं बताता हूँ। कभी भी आइड की बात आए तो दिमाग में एक बार सोच जरूर लेना कि हाँ इस तरीके से सर ने बताया था। ओके, तो ये कंपाउंड बन गया। चलो अगर हम बात करें नाइट्रेट की, नाइट्रोजन हो गया तो नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। नाइट्रेट नाइट्रेट क्या होता है पहले ये बताओ मुझे। NO3. वेरी गुड, NO3 आपका नाइट्रेट होगा। तो ये किस टाइप का NO3 फॉर्म करेगा? MnO3 twice. Mn3 ट्वाइस फॉर्म करेगा। अगर इसको हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? एनी आइडिया? NO2 NO2 हाँ NO2 और ऑक्सीजन भी रिलीज। Oxide. और O2 O2. MO NO2 प्लस O2 ये चीज फॉर्म होती है। याद रखना बेटा, ये दोनों आपके होते हैं पैरामैग्नेटिक। याद रहेगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है ना? समझ में आया ना? यस। ओके। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होती हैं दैट फॉर्म नाइट्रेट टाइप ऑफ MnO3 ट्वाइस, इस तरीके का नाइट्रेट फॉर्म करेंगे एंड दैट कैन प्रिपेयर्ड बाय नाइट्रिक एसिड का, जो हम लोग ग्रुप 5 में पढ़ेंगे, 15 ग्रुप में पढ़ेंगे जब आपका नाइट्रोजन कंपाउंड होगा। तो ये कैसे प्रिपेयर करते हैं NO3। ओके, NO3 कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपको पता लग जाएगा। फिर NO3 से मीन्स जो आपके नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड विथ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। नाइट्रिक एसिड आपका HNO3 आपका ऑक्साइड MOH होल ट्वाइस और MCO3 इससे रिएक्शन करेगा आपका, तो ये कंपाउंड नाइट्रेट फॉर्म करेगा इस तरीके से। उसकी डिटेल्स में अभी नहीं जाने का, अगर आपको जानना है तो लिख सकते हो कि जो आपका नाइट्रिक एसिड होगा, एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 जब रिएक्शन करेगा आपका ऑक्साइड से, यहाँ पर लिखो ऑक्साइड एंड इस तरीके से लिखो MO MOH होल ट्वाइस NMCO3 क्या फॉर्म करेगा? NO3 होल ट्वाइस फॉर्म करेगा एंड ये NO3 होल ट्वाइस आपका यहाँ पर रखा गया। ओके, इसका रिएक्शन इस तरीके से होगा। नाउ जो बेरिलियम नाइट्राइट है, नाइट्रेट है आपका, बेरिलियम नाइट्रेट की थोड़ी सी अलग रिएक्शन होती है, उसको हीट करने से थोड़ा सा अलग तरीके से डिकम्पोज होता है, वो भी आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पर लिखो BeNO3 होल ट्वाइस। अगर मैं इसका 125 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करूं, that mean that form a complex called Be बेरिलियम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक Be4O NO3 6। समझ गया बेटा? ये फॉर्म करेगा। बेसिकली क्या है, यही आपका है, इसी का ही रीअरेंजमेंट हुआ। हीट किया मैंने, कुछ डिसोसिएट तो हुआ नहीं है, इसी का ही रीअरेंजमेंट हुआ यहाँ पर। ओके, बेरिलियम नाइट्रेट फॉर्म बेसिक नाइट्रेट, एक एडिशनल कंपाउंड्स। लेट्स से यहाँ पर 4 कितने टाइप ऑफ बेरिलियम ऐड हुए, यहाँ पर बैलेंस कर लेना। यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं बैलेंस करूं, ये आपका 4 आएगा. 4 आएगा। क्या 4 से बैलेंस हो रहा है क्या? नहीं. नहीं बैलेंस हो, तो साथ में आपके कुछ कंपाउंड और निकलेंगे। लाइक कौन सा कंपाउंड निकलेगा, एनी आइडिया? NO2 और O2 टाइप के कंपाउंड निकलेंगे। ओके, तो उससे आप बैलेंस कर लेना है, NO2 एंड O2 टाइप का कंपाउंड। ओके, नाउ जैसे आपका यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म हुआ ना, सेम टाइप का यहाँ पर ये वाला कंपाउंड फॉर्म हुआ। याद रखना, जो इसका नेचर होगा सेम नेचर आपका इसका नेचर होता है। इसका नेचर क्या होगा बेटा? ऑक्साइड का नेचर बेसिक होगा ना नेचर।
ओके, बेसिक। इसका भी नेचर आपका बेसिक होगा, समझे? क्लियर है ना बेटा, ये समझ गए? चलो अगर मैं बात करूं सल्फेट की, बात करूं नाइट्रेट, क्लियर? अच्छा नाइट्रेट में, अच्छा हो तो गया। थर्मल स्टेबिलिटी बताओ बेटा, क्या होगा थर्मल स्टेबिलिटी? इंक्रीज। इंक्रीजेस। यहाँ पर लिखो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, याद रहेगा पॉइंट? किसके लिए है बेटा? नाइट्रेट के लिए। सॉल्युबिलिटी। हाँ बेटा, अभी अभी आपका ग्रुप 1 में आपका सिर्फ इतना ही कम आएगा, यही आएगा ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में सिर्फ आपका, सॉरी टेस्ट में आपका ग्रुप 1 ही आने वाला है। ओके अनुष्का, टेस्ट में ग्रुप 1 ही आएगा। हाँ सॉल्युबिलिटी बताओ मुझे, सॉल्युबिलिटी नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये आपको बताना है। मैंने कल टेस्ट में डिस्कस किया था, एक वर्ड आया था, एक कंपाउंड आया था वेरियम नाइट्रेट, कल टेस्ट में मैंने बताया था वेरियम नाइट्रेट। डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये आपका वेरियम आपका पॉजिटिव होता है एंड NO3 आपका नेगेटिव होता है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उस तरीके से। तो इंक्रीज बताओ। होगी, हम्म, इंक्रीज होगी ना सॉल्युबिलिटी। इंक्रीज होगी इसमें, क्लियर है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट सल्फेट इधर पे, हाँ सल्फेट लिख लो इधर पे, इस पॉइंट इस पेज में करो सल्फेट। सल्फेट क्या होता है बेटा? SO4 SO4 2 minus. 4 2 माइनस। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सल्फर में? +6. +6, वेरी गुड। तो सल्फेट आप किस तरीके से फॉर्म करेंगे, मैं लिखूं क्या सल्फेट यहाँ पर? लाइक देखो आपका मेटल ऑक्साइड है, H2SO4 से रिएक्शन करता है, इधर पे लिख लो पहले मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट, ये आपके H2SO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, दैट फॉर्म MSO4, क्लियर है? इसके केस में आपका CO2 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा, H2 सब में कॉमन रहेगा, याद रहेगा बेटा इस तरीके से, याद रहेगा ना? ना अगर मैं बोलूं यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा? Increase. थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, अगर इस सल्फेट को मैं इस तरीके से लिखूं, MSO4 है, इसको मैं हीट करूं यहाँ पर, तो किस में डिसोसिएट होगा ये? मेटल ऑक्साइड में, SO3 SO2. SO2। SO2 प्लस O2 में डिसोसिएट होगा, क्लियर है ना बेटा? ना टेल मी, जो आपका CaSO4 है, CaSO4 यहाँ पर मैं पहले कंपाउंड लिख लूं, BeSO4 MgSO4 CaSO4 SrSO4 and BeSO4। ओके, दीज कंपाउंड, ये दोनों तो आप बताओ ये सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं? ये कंपाउंड Insoluble. सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? स्पेरिंग Insoluble। Insoluble. इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, इनसॉल्युबल होते हैं यार, क्या बात करते हैं? नहीं, हम्म, MgSO4 सॉल्युबल होता है। हाँ, क्या हार्डनेस भूल गए क्या आप लोग?
अगर इनसॉल्युबल होता बेटा तो सल्फेट की हार्डनेस को इतना इतना करने के लिए हमको 4 मेथड क्यों पढ़ते हैं हम लोग? सल्फेट वाली हार्डनेस निकालने के लिए हमने मेथड पढ़े ना, कैल्गन मेथड है और जियोलाइट मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड है, सल्फेट और क्लोराइड के लिए पढ़े ना हम लोगों ने। अगर ये बेटा इनसॉल्युबल है तो हम क्यों इतना सब करते हैं? समझो बात को, समझे ना? तो ये क्या होगा बेटा, ये आपका सॉल्युबल है, ये भी जनरली सॉल्युबल है बट एक स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ओके, स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब ये है बेटा, ये एट द टाइम पर बेटा अगर इसके ऊपर ज्यादा टेम्परेचर लगाया जाए, ज्यादा टेम्परेचर किया जाए और ज्यादा टेम्परेचर पे इसके पास वाटर से मींस स्टीम से रिएक्शन कराया तो बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल या बहुत ज्यादा हार्ड कंपाउंड बनाएगा। सपोज आपके पास वाटर है, ओके, वाटर में आपका कैल्शियम सल्फेट है तो जनरली सॉल्युबल रहेगा, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इतना ज्यादा हीट लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो जो CaSO4 होता है, जैसे मैंने बताया था, आपका एक क्वेश्चन था आई थिंक एग्जाम में, आपके पास वाटर है, ओके, इसमें आपका कैल्शियम का बाइकार्बोनेट कार्बोनेट सब कुछ हार्डनेस है, ओके, यहाँ पर टेम्परेरी हार्डनेस भी है और परमानेंट हार्डनेस भी है। तो जब इसको मैं क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग हीट करूंगा, स्ट्रॉन्ग हीट करूंगा तो मेरा CaCO3 कन्वर्ट होगा बेटा, बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा ना, हार्डनेस इसमें कन्वर्ट होगी कि नहीं? हार्डनेस इसमें कन्वर्ट होगी कि नहीं, बोलो। यस बोलिए। हाँ हाँ, ऑल ऑफ यू नो ना, हार्डनेस आपकी क्या होती है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से होती है ना हार्डनेस। जब इसको हीट करते हैं तो इसमें कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, इतना तो बता दो यार, हाँ या ना? Yes, sir. इतना इसमें कन्वर्ट होता है ना। तो अगर मैं नॉर्मल हीट करने पर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बट नॉर्मल हीट करने पर CaSO4 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। ये आपका वाटर में मैंने बताया है, नॉर्मल हीटिंग करने पर CaSO4 पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। तो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसमें कन्वर्ट हो गया। जब इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, अभी ये आपके पास ग्लास ऑफ या पूरा चंक ऑफ ड्रम ऑफ वाटर था, अभी इसमें आपका बाइकार्बोनेट भी है, इसमें आपका सल्फेट भी है, इसमें आपका क्लोराइड भी है, तो नॉर्मल हीट करने पर ये कन्वर्ट हो गया। जब इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो ये तो इसमें कन्वर्ट हो ही जाएगा, प्लस CaSO4 आपका सॉलिड हो जाएगा। CaSO4 क्या हो जाएगा बेटा, सॉलिड हो जाएगा। और जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना, ये ज्यादा हीट करने पर ये सॉफ्ट में हो जाएगा, सॉफ्ट इन नेचर हो जाएगा, फिर से सॉफ्ट हो जाएगा, तो ये फिर से क्या करेगा बेटा, सॉल्युबल होने लगेगा, फिर से घुलने लगेगा पानी में। इतना हीट कर रहे हैं, इतना हीट कर रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट भी घुलने लगेगा पानी में, एंड कैल्शियम सल्फेट आपका इनसॉल्युबल होने लगेगा। क्या समझे बेटा, ज्यादा हीट करने पर कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल होने लगता है, नॉर्मल हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट आपका इनसॉल्युबल होने लगता है। पॉइंट क्लियर हुआ, समझे कि नहीं? फिर से सोच, फिर से समझो। देखो, मेरे पास क्या था, ग्लास ऑफ वाटर था, ओके, उसको पता नहीं उसमें हार्डनेस कौन कौन सी हार्डनेस है, ओके, सपोज इसमें दोनों टाइप की हार्डनेस है, इसमें टेम्परेरी हार्डनेस भी है और परमानेंट हार्डनेस भी है, ओके। नॉर्मल हीट करने पर, नॉर्मल हीट करने पर जो टेम्परेरी हार्डनेस है दैट कन्वर्टेड टू CaCO3 में, ओके, परमानेंट हार्डनेस पर नो इफेक्ट, ओके। परमानेंट हार्डनेस क्या है, तो वो परमानेंट हार्डनेस CaSO4 है, टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, CaHCO3 है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। नाउ जब इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CaCO3 में तो कन्वर्ट होगा एंड दैट ये सॉल्युबल होने लगेगा, ओके, सॉफ्ट हो जाएगा, एंड साथ में आपका CaSO4 बनेगा, ये बहुत हार्ड हो जाएगा।
ओके, जिससे आपके जो बॉयलर्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री में बॉयलर जहाँ पर स्टीम बनाई जाती है, वहां पर आपका हार्ड वाटर नहीं रखा जाता, उसमें परमानेंट हार्डनेस नहीं रखते हैं, CaSO4 फॉर्म हो जाता है, जिससे बॉयलर की इफिशियंसी कम कर दी जाती है। बॉयलर समझते हो ना, बड़े बड़े बॉयलर होते हैं जहाँ पर स्टीम वगैरह बनाई जाती है, तो आपके पास पानी डालते हैं, अब पानी पता नहीं होता सॉफ्ट है कि हार्ड है, तो पानी को चेक करके डाला जाता है कि ये सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है। अगर हार्ड वाटर डाल दिया, वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि हार्ड वाटर की जो कैल्शियम सल्फेट है इसको भी आप वो हार्ड कर देगा, तो फिर बॉयलर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब कैल्शियम सल्फेट को हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलेंगे यहाँ पर। ओके, आप सॉल्युबल भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो कंपाउंड होते हैं दीज आर कंप्लीटली इनसॉल्युबल। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा बेटा? decrease, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, क्लियर है ना? नाउ अभी आप बताओ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे आई थिंक, कल मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, किसी ने तो मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक सोजवाल आपने पूछा था। Yes, sir. सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, तो आपका क्या बनने वाला है बेटा, आप बता दो अभी। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, Yes, sir. ओके, एंड दैट, इसका कलर क्या होगा बेटा? ब्राइट ब्लू कलर होगा, ये समझ में आया? एंड ये पॉइंट याद रखना, कलर फेड्स ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर कुछ देर तक रखे रहेंगे तो उसका कलर फेड होने लगेगा। क्लियर है ना? तो बेसिकली रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन आपकी ये होगी, मेटल है आपका, M पॉजिटिव में जाएगा, +2 ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, एंड दैट 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके अमोनिया से रिएक्शन करेंगे, और ये आपका 2NH2 नेगेटिव, यहाँ पर 2 ऑफ अमोनिया एंड प्लस आपका H2 गैस बनाएगा साथ में, एंड दैट कंपाउंड, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्शन करेगा विथ M+2 के साथ, देन MnH2 होल ट्वाइस बनाएगा ये कंपाउंड। देखो इधर पर देखो और सही से देखो, बेसिकली क्या हो रहा है, आपका अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है, जो आपके कंपाउंड्स हैं, मेटल है आपका, मेटल आपका रिएक्शन करेगा, तो मेटल पॉजिटिव हो जाएगा, +2 ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक क्लियर सब लोग? जो आपका अमोनिया होगा, अमोनिया से ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करेंगे, तो 2 अमोनिया लिया मैंने, एंड कंपाउंड आपका 2NH2 नेगेटिव बनेगा, प्लस आपका H2 बनेगा, H2 गैस हो गया, ओके, एंड जो आपका M+2 है आपका, दैट रिएक्टेड विथ 2NH2 नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, तो आपका M और NH2 होल ट्वाइस कंपाउंड बन जाएगा। ये समझ में आया बेटा? समझे बेटा? तो जो ये सॉल्यूशन होगा, दैट डिकम्पोज वेरी स्लोली फॉर्मिंग एमाइड एंड इवॉल्विंग हाइड्रोजन, पहले तो आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाद जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जिसका कलर बेटा ब्राइट ब्लू कलर है, सॉल्यूशन डिकम्पोज very slowly and form
एमाइड एंड H2 गैस। ये बाद में रिएक्शन होता है, पहले तो आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही बनेगा। क्या समझे बेटा, पहले आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही बनेगा। क्लियर है ना बेटा? पॉइंट क्लियर ना? अगर मैं बात करूं, चलो एक पॉइंट लिख लो यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। आपको डाउट होगा यहाँ पर, solubility of compounds of alkali earth metal, इसकी solubility आपको देखना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर द solubility of hydroxide, solubility of hydroxide, fluoride and oxalate increase from कैल्शियम टू बेरियम। क्लियर है बेटा पॉइंट? हाइड्रोक्साइड हो चाहे फ्लोराइड हो, ये इंक्रीज हो रही है आपकी। ना सेकेंड पॉइंट देखो, solubility of carbonate, solubility of carbonate, sulfate and chromate decrease from calcium to बेरिलियम। ओके, ये आपके कंपाउंड्स हो गए। नाउ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। जस्ट लाइक हमने लिथियम का बिहेवियर देखा था, सिमिलर लाइक दैट हम लोग किसका बिहेवियर देखेंगे? बेरिलियम का। ओके, सो तो बेरिलियम का बिहेवियर में हेडिंग लिखो आपका एनामेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। इसका सिंपल है बेटा, सिंपल सा सेम लॉजिक लगाना है आपको, और कुछ नहीं है, बट एनामेलस बिहेवियर आपका एग्जाम में आता है बेटा। ओके, बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। क्लियर है? नाउ बिहेवियर का रीजन क्या होता है बेटा? इट इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा बेटा? Cardinal division. कोवैलेंट करंट। चलो नंबर 1 लिख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है आपका ड्यू टू वेरी इट्स स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज। स्मॉल साइज, ओके, स्मॉल साइज की वजह से पोलराइजिंग पावर होगा, जिसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। हाई पोलराइजिंग पावर, जिसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। क्लियर है बेटा फर्स्ट पॉइंट?
सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा? बोलो बोलो। अरे बेटा कुछ तो बताओ। हाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी जाएगी बेटा? 1.5 समथिंग। एक और बता दो कोई। स्मॉल साइज। स्मॉल साइज ऊपर नहीं लिखा। मेल्टिंग पॉइंट। चार्ज डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट तो वो कंक्लूजन होता है बेटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी इसकी। ओके, क्लियर है ना? ना अभी देखो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ने वाला, अभी हम देखेंगे। समझ में आता ना इस तरीके से राइटिंग मेरा? चलो, बेरिलियम एंड अदर एल्कली मेटल्स के साथ क्या रिलेशन है वो आप देखो यहाँ पर। फर्स्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं बेरिलियम, एंड इस साइड other alkali metals. Okay, now first one तो आप लोग जानते हो, it is hardest due to the maximum melting metallic bonding. हार्डेस्ट होगा, हार्डेस्ट एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। ड्यू टू मैक्सिमम मेटेलिक बॉन्डिंग, या स्मॉल साइज भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट्स दोनों सही है। दे आर सॉफ्ट, समझे? सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? हाई या लो? डिक्रीजेस मतलब हाई। हाँ। हाई। ओके, एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट लो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट अगर मैं बोलूं कि लीस्ट रिएक्टिव होगा, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा ड्यू टू हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। एम आई राइट ना? ये सारी वैल्यू, ये सारी चीजें पता है ना तुम लोगों को? कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर? स्टार्ट हो गया। फोर्थ देखो बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्यों फॉर्म करता है बेटा? रीजन क्या है? ड्यू टू हाई पोलराइजिंग का। हाई हाई पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर, या ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर चार्ज डेंसिटी लिख रहा हूँ। सारे रीजन सही है, तुमको पता, जो तुम बोल रहे हो वो भी सही है। ओके, डिसअपॉइंट फील मत किया करो, मैंने आपका जो आपने पोलराइजेशन पावर बोला मैंने नहीं लिखा। ओके, वो भी सही है बेटा। ओके, नो प्रॉब्लम। दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, dissolve in alkali with evolution of H2 gas।
डिजोल्व इन एल्कली क्या होता है बेटा? NaOH सॉल्ट फर्स्ट with evolution of H2 चलेगा ना? इसका 5th पॉइंट क्या है? दे क्या कभी बेस को बेस के साथ रिएक्शन करते हुए देखा? दे डू नॉट रिएक्ट विथ ये एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। समझे बेटा? अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखूं, बताओ बेटा बेरिलियम की रिएक्शन क्या होगी? B plus NaOH क्या फॉर्म करेगा? Na2BeO2 प्लस plus H2. H2 ओके। एंड यहाँ पर आपका ये रिएक्शन कंप्लीटेड है ओके। अगर कभी और लिखना है किसी किसी की बुक में बेटा ऐसा भी लिखा रहता है यहाँ पर Be plus NaOH plus H2O यहाँ पर रहता है, साथ में 2H2O लिखा रहता है एंड यहाँ पर Na2BeO2 डॉट 2H2O लिखा रहता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का, सेम है, कोई भी एक याद कर लो, दोनों सही है। समझे? क्लियर है ना? 6th पॉइंट अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 6, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेई में आ चुका है। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। चलेगा ना? अगर एम्फोटेरिक की बात करेंगे तो रिएक्शन भी लिख ही लेते हैं यहाँ पर। BeO H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा? BeSO4 plus H2. BeSO4 प्लस H2O। अगर BeO है आपका NaOH से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? Na2BeO2 plus H2. इसका नाम क्या है? Sodium beryllium. वेरी गुड ओके। तो ये बना लिया बेटा, क्लियर है ना? अगर हाइड्रोक्साइड की बात करें, हाइड्रोक्साइड भी लिख लेते हैं। ये आपका ऑक्साइड है, ये आपका हाइड्रोक्साइड है। लिखा हुआ है वैसे आपको, क्या बनाएगा? BeCl2 plus H2. H2 वेरी गुड। देन यहाँ पर NaOH क्या बनाने वाला है? Na2BeO2 plus H2. वेरी गुड ओके। ये कंपाउंड बनेगा ओके। नाउ 6 पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लिखूं 6 पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर कौन से नेचर? Basic in nature. वेरी गुड। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक in nature okay and react very rapidly with dilute acid. Very rapidly with dilute acid. पॉइंट क्लियर? मतलब ये फर्जी पॉइंट है, कुछ नहीं है इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? नाउ पॉइंट नंबर 7 जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, आता ही रहता है। पॉइंट नंबर 7 को, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। लाइक एल्यूमिनियम,
अभी यहाँ पर एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे लिथियम के हम लोग पढ़ रहे थे तो बेरिलियम इंट्रोड्यूस हुआ ना, अभी यहाँ पर एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस हुआ। लाइक एल्यूमिनियम इट्स कार्बाइड, कार्बाइड समझते हो, लाइक BeC ऑन। कल मैंने कार्बाइड का रिएक्शन बताया था, कार्बाइड अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, LySIS ऑन हाइड्रोलिसिस evolve मीथेन। ओके, फॉर एग्जांपल लिखो यहाँ पर रिएक्शन BE2C है आपका, ये रिएक्शन कर रहा है आपका 4H2O से रिएक्शन करेगा, दैट evolve BeOH twice plus CH4। समझे, क्लियर है पॉइंट। एल्यूमिनियम किस तरीके से रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम भी लिख लो यहाँ पर Al4C3 है आपका, यहाँ पर रिएक्शन कर रहा H2O से, देन इट फॉर्म AlOH होल थ्राइस प्लस CH4। CH4, तो यहाँ पर 3CH4 आएगा एंड यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा एंड यहाँ पर 12 आ जाएगा फिर। समझे बेटा, तो अभी क्या हो जाएगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम की तरह डायगोनल बिहेवियर शो कर रहा है, समझा ना, शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिखो 7th पॉइंट, देयर कार्बाइड give acetylene on हाइड्रोलिसिस। एसिटिलीन मिलता है इसके हाइड्रोलिसिस करने पर, जस्ट लाइक देखो जस्ट लाइक आपका MgC2 प्लस H2O रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, क्या बनेगा बेटा, MgOH होल ट्वाइस प्लस C2H2। क्लियर है ना, समझ में आया ना, C2H2 क्लियर है, ऑल ऑफ यू क्लियर ना। ना एक Yes, कंपाउंड और होता है, अगर MgC2 को हीट करेंगे हम लोग, दैट कन्वर्टेड टू Mg2C3, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग तब आपका कंपाउंड थोड़ा सा अलग फॉर्म होगा, लाइक Mg। ना आपके लिए होमवर्क है, इसका नाम ढूंढ के लाना है मुझे, कंपाउंड फॉर्म होने वाला यहाँ पर MgOH होल ट्वाइस प्लस C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। इसका भी नाम बताओ मुझे, इन दोनों के कंपाउंड की नेम लिखना है आपको, लिख लोगे ना बेटा। तो वो प्रोपाइन है ना नीचे वाला। हाँ वो प्रोपाइन है, Mg2C3, इसका नाम भी ढूंढ के लाओ मुझे, फॉर्म हो जाएगा ना बेटा, एबनॉर्मल बिहेवियर बेरिलियम का। क्लियर है ना, इतने सारे लिखा दिए मैंने, अभी भी और हैं 10, 11, 12, 13, 14 तक हैं, तो 7 तक हो गए कंप्लीट। 7 के बाद पॉइंट नंबर 8 और लिख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो पॉइंट C क्या, की वैलेंसी क्या है, 4 ना। सी की वैलेंसी, हाँ 4 हो भी सकती है, कार्बाइड है आपका, कार्बाइड किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सी की वैलेंसी 4 होती है, सी की वैलेंसी
डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जिस्ट कर सकती है। BeC2 ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता क्या? BeC2 हाँ, BeC2 मतलब MgC2 जैसे बनता है वैसे BeC2 नहीं होता? नहीं, वैसे नहीं होता। कार्बाइड क्या होता है पहले ये बताओ। C2 2 माइनस। C2 2 माइनस। बेरिलियम का कार्बाइड आपका Be, एक सेकंड, हाँ बेरिलियम का कार्बाइड आपका Be2C की तरह एग्जिस्ट करता है, एंड बाकी कार्बाइड आपके MgC2 टाइप एग्जिस्ट करते हैं इस तरीके से। अब देखो इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, जो भी डाउट होता है। ओके, सो पॉइंट नंबर 8 लिखना है, लिख लो पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 सिंपल है, बेरिलियम आपका स्मॉल साइज होने की वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ड्यू टू स्मॉल साइज, due to small size have a strong tendency to form complexes. ओके, एंड इसका टेंडेंसी क्या होता है बेटा? सीधे लिख लो, डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है? समझ में आया ना? ये पॉइंट हो गया आई थिंक। कंप्लीट कर देता हूँ मैं, क्यों डायगोनल बिहेवियर रहे हम लोग। ओके, सीधे डायगोनल बिहेवियर स्टडी करेंगे ना। पॉइंट नंबर 9 लिखो। पॉइंट नंबर 9 हो जाएगा आपका यहाँ पर। पॉइंट नंबर 9, हैव डायगोनल बिहेवियर विथ, या डायगोनल रिलेशनशिप करो, रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं। ये किसी के साथ रखते हैं क्या? किसी के साथ नहीं रखते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 है BeCl2 कोवेलेंट इन नेचर। यहाँ पर लिखो BeCl2 is covalent, not a conduction conductor in fused state। ये कंडक्टर नहीं होता यहाँ पर, नॉट अ कंडक्टर, यहाँ पर कंडक्टर लिखो इन फ्यूज और मोल्टन स्टेट। कंडक्टर नहीं होता बिकॉज बेटा कोवेलेंट होता है। ओके, समझे ना? एंड 10th पॉइंट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोराइड आर आयनिक एंड गुड कंडक्टर्स। यहाँ पर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पॉइंट नंबर 11, point number 11, its compound do not impart any color to flame. Its compound do not
impart any color to फ्लेम। फ्लेम का मतलब बंसन फ्लेम की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, इस फ्लेम में कोई कलर नहीं होते। ओके, यहाँ पर बेटा कलर शो करते हैं, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, वेरियम गिव फ्लेम कलरेशन। क्लियर है ना बेटा? सर उसमें मैग्नीशियम नहीं देता ना? मैग्नीशियम नहीं देता ना, इसके साथ मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम नहीं देता। यहाँ पर लिखा है, आपका नोट्स में लिखा हुआ है पूरा एकदम। ओके, 12 नंबर पॉइंट है आपका, डज नॉट रिएक्ट हाइड्रोजन, डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन, डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ H2। क्या ये पॉइंट याद है आप लोगों को? बेरिलियम हाइड्राइड की मैंने अलग रिएक्शन लिखाई थी, बाकी हाइड्राइड नॉर्मल हीट करने से फॉर्म होते हैं। याद हाँ। करो, आज ही बताया। Yes. यस। हाइड्राइड्स आर लार्जली आयोनिक, ये आपके आयनिक होते हैं। ओके, एंड इसका हाइड्राइड आपका पॉलीमेरिक हो जाएगा। ओके, तो रिएक्शन लिख लो यहाँ पर। अगर कैसे फॉर्म होती, BeCl2 से फॉर्म होती थी, प्लस LiAHH4 से फॉर्म हो रही थी। यहाँ पर BeH2 बनता था, BH2 बनता था ना, साथ में और कोई कंपाउंड बनते थे, कोवेलेंट इन नेचर। ओके, एंड पॉलीमेरिक हाइड्राइड। LiH4 का नाम क्या है सर? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड भी बोलते हैं। एक्चुअल नाम उसका लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं उसको। क्लियर है? समझे ना? तो आई थिंक इतने पॉइंट काफी हैं, और भी पॉइंट है बट जरूरी नहीं है, इतना पॉइंट इनफ है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद कर लोगे, कल याद रहेंगे, याद कर लेना। कल के लेक्चर में थोड़ा सा और इजी रहेगा, नहीं तो कल का लेक्चर भी ऊपर से जाएगा आप लोगों को। ओके, सो क्या डाउट है बेटा आज के लेक्चर में? जो आपका सिलेबस है टेस्ट के लिए, आपका सिर्फ आपका सोडियम ग्रुप है, आपका सिर्फ आपका लिथियम और सोडियम फैमिली है, आपका मैग्नीशियम कैल्शियम बेरिलियम फैमिली नहीं आने वाला। समझ में आया बेटा? तो जो प्रॉब्लम है, आप लोग एक काम किया करो बेटा, जो लिथियम मैग्नीशियम है, एक बार इनका गूगल पे जाकर के इनका स्ट्रक्चर तो ठीक है, इसका मिनरल्स देख लिया करो, कौन कौन से मिनरल्स किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स किस तरीके से। अच्छा, प्रैक्टिस सेशन किसका है? देखो, अगर वासु सर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं ले रहा हूँ। ओके, वासु सर से बात हो रहा था, वो बोल रहे थे मैं उनको लेना है प्रैक्टिस सेशन, अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर मैं ले रहा हूँ। सर बोल रहे थे कि उनको लेना है, अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर मैं लेता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। सर, हाँ बोलो। तो वो एक बार फर्स्ट ग्रुप के सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर एक बार बताओ। फर्स्ट ग्रुप के सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, कल ये पता नहीं है सॉल्युबिलिटी का कितने क्वेश्चन होंगे, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। ओके, फर्स्ट ग्रुप में कहाँ कहाँ पर थे? एक काम करो, कौन कौन से थे? कार्बोनेट था, ये सब कार्बोनेट था। ऑर्डर मैं बता देता हूँ आपको, लेक्चर स्टॉप कर दो।